इसी प्रकार हमने लेंस निर्माता का सूत्र भी देखा। ये भी हमने उत्तल और अवतल दोनों लेंस के लिए देखा था। आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब दोनों स्थिति में देखा था। ये सभी परिस्थिति में इस लेंस निर्माता का सूत्र का रूप भी नहीं बदला और ये सभी परिस्थितियों में इसी प्रकार ही आ रहा था, जैसे कि 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर 1/r1 माइनस 1/r2। तो अब ये देखते हैं कि ये लेंस निर्माता का सूत्र चाहे उत्तल हो, अवतल हो, चाहे आभासी हो, चाहे वास्तविक प्रतिबिंब हो, इस पर नहीं निर्भर कर रहा। तो ये किन किन कारकों पे निर्भर करता है? तो जैसा कि हमको सूत्र से समझ में आ रहा है, सबसे पहले तो किसी भी लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो निर्भर करती है लेंस के पदार्थ पर, यानी कि उसके अपवर्तनांक पर। यहाँ पर हम सूत्र अनुसार देखें, यदि R1 और R2 नियत है, यानी कि उस लेंस की वक्रता त्रिज्या यदि नियत है, उस कंडीशन में 1/f समानुपाती हो जाएगा म्यू माइनस 1 के। और हम ये कह सकते हैं कि f समानुपाती होगा 1/म्यू माइनस 1 के। या फिर हम कह सकते हैं कि फोकस दूरी और अपवर्तनांक का संबंध व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये है कि यदि अपवर्तनांक अधिक होगा तो उसके लिए फोकस दूरी कम होगी और अपवर्तनांक कम होगा तो उसके लिए फोकस दूरी अधिक होगी। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर बोर्ड एग्जाम में कुछ तथ्यात्मक प्रश्न भी पूछे जाते हैं जो 2 नंबर के या 1 नंबर के होते हैं। तो उन प्रश्नों में आप ज़रूर इस टाइप के प्रश्न देखेंगे जो कि इस प्रकार लेंस की फोकस दूरी की निर्भरता पर आधारित होंगे। पर ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा जाता, बल्कि क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है। जैसे कि हम जानते हैं हमारे पास 2 प्रकार के कांच होते हैं, एक क्राउन कांच और दूसरा फ्लिंट कांच। तो यदि क्राउन कांच और फ्लिंट कांच के अपवर्तनांक की तुलना करें तो क्राउन कांच का अपवर्तनांक कम होता है और फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है। तो यदि इन 2 अलग अलग पदार्थों का हम 2 लेंस बनाएं, सेम लेंस बना रहे हैं जिनकी वक्रता त्रिज्याएं दोनों पृष्ठों की समान हो, सब चीज़ समान हो, परिस्थिति पूरी सेम है, पर 2 अलग अलग कांच के बने हुए ये समान लेंस है, चाहे उत्तल लेंस बने चाहे अवतल लेंस बने, तो उन दोनों ही कंडीशन में यदि हम क्राउन कांच को देखें उसका अपवर्तनांक कम है, इसलिए उससे तैयार हुए लेंस की फोकस दूरी अधिक होगी। और फ्लिंट कांच जिसका अपवर्तनांक अधिक है उससे तैयार हुए लेंस की फोकस दूरी कम होगी। इसी प्रकार जो फोकस दूरी है लेंस की वो निर्भर करती है प्रयुक्त प्रकाश के रंग पर। अभी हम देख रहे होंगे कि यहाँ इस फॉर्मूले में कहीं रंग तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हम ये जानते हैं अलग अलग रंगों के लिए भी पदार्थ का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। जैसे कि हम जानते हैं बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक अधिक होता है और लाल रंग के लिए अपवर्तनांक कम होता है। मान लीजिए बैगनी रंग के अपवर्तनांक को हम म्यू वी से दर्शा रहे हैं और लाल रंग का म्यू आर से। तो बैगनी रंग के लिए ये जो फॉर्मूला होगा लेंस निर्माता का वो किस प्रकार लिखा जाएगा, 1/f(v) इक्वल टू म्यू वी माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर 1/r1 माइनस 1/r2। और सेम वक्रता त्रिज्या वाले लेंस के लिए अगर हम बात करें तो लाल रंग के लिए ये फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, 1/fr इक्वल टू म्यू आर माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर 1/r1 माइनस 1/r2। एक वायलेट के लिए था, एक रेड के लिए। इन दोनों की तुलना करनी है। तुलना करने के लिए हम समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, 1/fv अपॉन 1/fr। दाएं पक्ष को दाएं से भाग देंगे, बाएं पक्ष को बाएं से भाग देंगे। तो यहाँ राइट साइड में हमें मिलेगा म्यू वी माइनस 1 अपॉन म्यू आर माइनस 1। यहाँ से 1/r1 माइनस 1/r2 ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार यदि हम इसको आगे सरल करें तो हमें मिलेगा fr अपॉन fv इक्वल टू म्यू वी माइनस 1 अपॉन म्यू आर माइनस 1। और यहाँ से हम यदि देखें तो ये जो फोकस दूरी है वो डिपेंड कर रहा है अपवर्तनांक पर। तो यहाँ पर अगर म्यू वी बैगनी रंग का अपवर्तनांक वो लाल रंग के अपवर्तनांक से अधिक होता है
तो उस कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं कि एफ आर का मान एफ वी के मान से अधिक होगा। अगर राइट साइड में ऊपर की राशि अधिक है तो लेफ्ट साइड में भी ऊपर की राशि अधिक होगी। तो यहाँ पर एफ आर का मान एफ वी के मान से अधिक होगा, यानी कि लाल रंग की फोकस दूरी अधिक होती है और बैंगनी रंग की फोकस दूरी कम होती है। मतलब यदि श्वेत प्रकाश को लेंस से गुजारा जाता है तो श्वेत प्रकाश अपवर्तन के पश्चात हम जानते हैं कि 7 रंगों में बट जाता है, और जब 7 रंगों में बटेगा तो ये बैंगनी रंग जो है वो पहले फोकस होगा और लाल रंग उससे अधिक दूरी पे फोकस होगा। मतलब वहाँ पर हमको कुछ ही दूरी पे, बहुत ही कम डिस्टेंस होता है ये, ऐसा नहीं कि लाल की बहुत अधिक होगी और बैंगनी की बहुत कम होगी फोकस दूरी, ऐसा नहीं, ये डिस्टेंस बहुत ही कम रहता है। और एक्चुअली ये लेंस का एक प्रकार का त्रुटि भी माना जाता है, जिससे कि हम ये देख सकते हैं कि जो सफ़ेद प्रकाश या श्वेत प्रकाश आ रहा है, यानी कि एक श्वेत प्रकाश का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो रंगीन बन रहा है। मतलब ये बैंगनी से लेकर लाल रंग तक के सारे रंगों के, मतलब विब्ग्योर की मतलब श्रेणी में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस प्रकार 7 रंग के इमेज वहाँ पर बन जाएंगे, यानी कि एक रंगीन इमेज तैयार हो जाएगा। ये लेंस की त्रुटि कहलाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि सभी रंगों के लिए फोकस दूरी का मान अलग अलग होता है। इसी में यदि हम आगे देखें तो किसी भी लेंस की फोकस दूरी वो निर्भर करती है कि आपने लेंस को किस माध्यम में रखा। अभी हम लेंस का अध्ययन कर रहे थे तो हमने लेंस को वायु में रखा था। वायु एक विरल माध्यम है, मतलब लेंस के दोनों ओर वायु मौजूद था। लेकिन मान लीजिए कभी परिस्थिति चेंज हो जाए और हम लेंस को किसी द्रव में डुबो दिए हैं, किसी लिक्विड के अंदर डाल दिए हैं, चाहे वो जल हो या कोई तेल हो। उस कंडीशन में इस लेंस के दोनों ओर का माध्यम चेंज हो जाएगा, या तो पानी आ जाएगा या फिर वहाँ पे चारों तरफ तेल आ जाएगा। उस कंडीशन पे भी इस लेंस की फोकस दूरी पर प्रभाव पड़ता है। अब देखते हैं कि इस पे क्या प्रभाव पड़ता है। पहले तो हम इसकी गणितीय रूप से व्याख्या कर लेते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि बोर्ड एग्जाम में तथ्यात्मक प्रश्न जो आते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड आते हैं, पर वो घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है किन किन कारकों पे निर्भर करता है। तो यहाँ पर इस प्रकार जैसे क्वेश्चन आता है कि लेंस को किसी द्रव में डुबाने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसको समझने के लिए हम पहले तो इस लेंस को द्रव में डुबा देते हैं। इसलिए यदि मैं एयर के लिए, वायु के लिए जब इस लेंस निर्माता का सूत्र लिखूंगी तो इस प्रकार होगा 1/FA, A फॉर एयर यानी कि वायु के लिए, बराबर A म्यू जी -1 ब्रैकेट के अंदर 1/R1 - 1/R2। इसको दे देते हैं पहला समीकरण। माना कि इस लेंस को एक द्रव में डुबाया जा रहा है, उस द्रव को हम लोग L से दर्शा रहे हैं, यानी कि लिक्विड। इसके लिए हमने स्मॉल लेटर में L लिख दिया। अब पहले जब लेंस के चारों तरफ वायु था तब हम उस कांच के बने लेंस का अपवर्तनांक ज्ञात कर रहे थे वायु की तुलना में। तब हम वहाँ पे अपवर्तनांक कैसे लिखेंगे, A म्यू जी, यानी कि कांच का अपवर्तनांक वायु की तुलना में। लेकिन अब जब इस लेंस को द्रव में डुबो दिया जाएगा तो यहाँ पर हम कांच का अपवर्तनांक निकालेंगे उस लिक्विड की तुलना में, उस द्रव की तुलना में। तब हम यहाँ पर लिखेंगे L म्यू जी। यदि इस लेंस को डुबा दिया गया लिक्विड में तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/FL = L म्यू जी, मतलब अब कांच का अपवर्तनांक लिक्विड की तुलना में -1 ब्रैकेट के अंदर 1/R1 - 1/R2। इसको दे देते हैं समीकरण 2। अब इनको दोनों को तुलना करने के लिए हम समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे देते हैं। भाग देने पर हमें क्या मिलेगा, 1/FA / 1/FL = A म्यू जी -1 ब्रैकेट के अंदर 1/R1 - 1/R2। नीचे मिलेगा अपॉन में L म्यू जी -1 ब्रैकेट के अंदर 1/R1 - 1/R2। यहाँ से 1/R1 - 1/R2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा FL/FA = A म्यू जी -1 / L म्यू जी -1। और जब हम कांच का अपवर्तनांक निकालने लिक्विड की तुलना में, यानी कि L म्यू जी,
तो हम क्या निकाल रहे हैं वहाँ पर वास्तविकता में? हम कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक और लिक्विड के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को ज्ञात कर रहे हैं। इसका मतलब L म्यू जी बराबर होगा A म्यू जी अपॉन A म्यू L, यानी कि कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक अपॉन लिक्विड का निरपेक्ष अपवर्तनांक। इस मान को अब इस फॉर्मूले में रखते हैं तो हमें मिलेगा FL अपॉन FA इक्वल टू A म्यू जी -1 अपॉन A म्यू जी अपॉन A म्यू L -1। अब नीचे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेके सरल करने पर हमें क्या मिलेगा? FL अपॉन FA इक्वल टू A म्यू जी -1 अपॉन A म्यू जी माइनस A म्यू L अपॉन A म्यू L। यहाँ पे A म्यू L एलसीएम लिया हमने। अब ये A म्यू L ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा तो हमें मिलेगा FL अपॉन FA इक्वल टू A म्यू L ब्रैकेट के अंदर A म्यू जी -1 अपॉन A म्यू जी माइनस A म्यू L। अब इस समीकरण को हम ध्यान से देखें तो जो लिक्विड का अपवर्तनांक होता है वायु की तुलना में, इसका मान सदैव 1 से अधिक होता है, तो हम लिख A म्यू L ग्रेटर देन 1। अब यदि हम राइट हैंड साइड देखें तो ये A म्यू L का मान सदैव 1 से अधिक होगा, तो यहाँ पे न्यूमरेटर सदैव ही डिनोमिनेटर से अधिक होगा। जब राइट साइड में हम देख रहे हैं न्यूमरेटर का मान डिनोमिनेटर से अधिक होगा तो लेफ्ट हैंड साइड में भी सेम स्थिति होगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं FL इज ग्रेटर देन FA, यानी कि लिक्विड में फोकस दूरी वायु की फोकस दूरी से अधिक होगी। यानी कि किसी भी लेंस को, चाहे वो उत्तल हो या अवतल हो, उसे लिक्विड में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी सदैव ही बढ़ जाती है। फोकस दूरी तो सदैव ही बढ़ गई, क्या लेंस को डुबाने पर लेंस की प्रकृति पे भी परिवर्तन होता है? लेंस का व्यवहार चेंज हो जाता है। इसको समझने के लिए हम आगे फिर से 3 स्थिति देखते हैं, क्योंकि अभी तक हमने इस बात की चर्चा नहीं की कि जिस लिक्विड में, जिस द्रव में इस लेंस को डुबाया जा रहा है उसका अपवर्तनांक क्या है। तो उसके अपवर्तनांक के आधार पर इस लेंस की प्रकृति में भी परिवर्तन हो जाता है। यदि हम पहली स्थिति देखें कि जिस द्रव में इस लेंस को डुबाया गया है उसका अपवर्तनांक यदि लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम है, यानी कि A म्यू जी ग्रेटर देन होगा A म्यू L के, तो समीकरण को यदि हम देखें तो यहाँ पर अगर कांच का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से अधिक होगा तो डिनोमिनेटर में ये पोर्शन धनात्मक हमको मिलेगा। यानी कि हम देखें लेफ्ट हैंड साइड में तो FL अपॉन FA, यानी कि लिक्विड में फोकस दूरी और वायु में फोकस दूरी का जो अनुपात है वो कैसा मिल रहा है? धनात्मक। अगर ये अनुपात धनात्मक मिल रहा है तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे? इससे ये साबित होता है कि जो लेंस की प्रकृति है वो सेम रहती है। मतलब यदि उत्तल लेंस को अपने से कम अपवर्तनांक वाले किसी द्रव में डुबाया जाता है तो वो उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। यदि अवतल लेंस को अपने पदार्थ के अपवर्तनांक से कम अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है तो वो अवतल की तरह ही कार्य करता है। फर्क किस पे पड़ता है? उसकी फोकस दूरी पे। यानी कि फोकस दूरी तो बढ़ जाती है पर लेंस की प्रकृति नहीं बदलती। उत्तल लेंस उत्तल की तरह कार्य करता है और अवतल लेंस अवतल की तरह ही कार्य करेगा। पर सिचुएशन बदल जाए, मतलब अब हमने लेंस को एक ऐसे द्रव में डाला है, ऐसे द्रव में डुबोया है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक है। उस कंडीशन में क्या होगा? यहाँ पर हम देखें तो A म्यू जी का मान अभी कम है A म्यू L की तुलना में। तो इस समीकरण से स्पष्ट होता है कि FL अपॉन FA का मान ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि यह माइनस साइन है तो ये क्वांटिटी बड़ी है, तो ये आंसर हमको किस में मिलेगा? ऋणात्मक। और ऋणात्मक साइन हमेशा विपरीत चीज़ का घोतक होता है, यानी कि यहाँ पर जो लेंस होगी उसकी प्रकृति बदल जाएगी। यानी अवतल लेंस को अपने से ज़्यादा अपवर्तनांक वाले लिक्विड में डुबाया जाता है तो अवतल लेंस कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह,
और उत्तल लेंस कार्य करेगा अवतल लेंस की तरह। और उसकी फोकस दूरी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? फोकस दूरी तो नो डाउट हर केस में बढ़ ही जाती है और इस कंडीशन में लेंस की प्रकृति टोटल अपोजिट हो जाएगी। उत्तल लेंस अवतल की तरह कार्य करेगा और अवतल लेंस उत्तल की तरह कार्य करेगा। लेकिन मान लीजिए हमने लेंस को एक ऐसे द्रव में डुबाया है जिसका अपवर्तनांक उस लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो, यानी कि हम देख रहे हैं a म्यू g बराबर a म्यू l हो। उस कंडीशन में यदि इस सूत्र से हम देखें तो FL अपॉन FA मिलेगा 1/0 के, और 1/0 मतलब होता है इन्फिनिटी। कुल मिला के हम बोल सकते हैं FL बराबर हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी कि द्रव में इस लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाएगी। फोकस दूरी अनंत होने का क्या मतलब है? फोकस दूरी अनंत हो रही है, इसका मतलब इस लेंस के जो वक्रीय पृष्ठ है वो वक्री की तरह ना होकर दो समतल पृष्ठ की तरह कार्य करेंगे। मतलब अब ये लेंस नहीं रह जाएगा बल्कि सामान्य कांच का टुकड़ा बन जाएगा। जैसे कि ग्लास स्लैब होता है जिसके दोनों ही आमने सामने के पृष्ठ एक दूसरे के समांतर होते हैं, तो यहाँ पर भी ये बिल्कुल एक कांच के टुकड़े की तरह यानी कि एक सामान्य कांच की तरह कार्य करेगा। जब एक सामान्य कांच के टुकड़े की तरह कार्य करेगा उस कंडीशन में ये जो डुबाया गया लेंस है द्रव के अंदर वो हमको दिखाई नहीं देगा। तो इस प्रकार अगर एग्ज़ाम में कुछ इस तरीके के तथ्यात्मक प्रश्न आते हैं तो उम्मीद करूंगी कि आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आसानी से दे पाएंगे। अब ये जो नेक्स्ट कारण है ये लेंस की फोकस दूरी वो निर्भर करती है वक्रता और त्रिज्या पर। यहाँ पर हम देख रहे हैं फॉर्मूले में R1 और R2 है, मतलब ये डिपेंड करते हैं वक्रता त्रिज्या पर। हमने फॉर्मूला लिखा है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर 1/R1 माइनस 1/R2। अब यदि हम अलग अलग वैरायटी का लेंस लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम उभयोत्तल लेंस लेते हैं यानी कि बाई कॉन्वेक्स लेंस, इसके दोनों ही पृष्ठ कॉन्वेक्स हैं। अगर हम इसका चित्र देखें, ये दो पृष्ठ है। अगर पहले पृष्ठ की त्रिज्या R1 है तो ये R1 हम जानते हैं कि लेंस के लेफ्ट साइड में हम वस्तु को रखते हैं और उसकी दिशा में ही हम अगर नाप रहे हैं दूरी को प्रकाशीय केंद्र से तो वो धनात्मक होगी, यानी कि इस पृष्ठ के लिए R1 धनात्मक होगा और R2 यानी कि दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या है वो ऋणात्मक होगी। अब ये मान इस फॉर्मूले में रखने पर हमें क्या मिलेगा? 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर 1/R1 माइनस 1/-R2, और ये माइनस और माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस। तो अब ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर 1/R1 प्लस 1/R2। इसी प्रकार अब हम उभय अवतल लेंस लें। इस उभय अवतल लेंस यानी कि बाय कॉनकेव लेंस, इसके दोनों ही पृष्ठ कॉनकेव होंगे और जब इसको हम देखें तो यहाँ पर ये दो पृष्ठ हैं, तो ये इस पहले वाले पृष्ठ की त्रिज्या R1 ये इस साइड होगी जो कि ऋणात्मक होगी और दूसरे वाले पृष्ठ की त्रिज्या R2 उस साइड होगी यानी कि ये धनात्मक होगी। इस कंडीशन में फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा? 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। अब ये माइनस माइनस दोनों पदों से यदि कॉमन ले लेते हैं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/f इक्वल टू माइनस ब्रैकेट के अंदर म्यू माइनस 1, फिर ब्रैकेट के अंदर हमको मिलेगा 1/R1 प्लस 1/R2, माइनस हमने कॉमन ले लिया था। अब ये दोनों लेंस के लिए फॉर्मूला यदि हम देखें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1/R1 प्लस 1/R2 है, यानी कि वक्रता त्रिज्या का मान अधिक होने पर फोकस दूरी का मान भी अधिक होगा और वक्रता त्रिज्या का मान कम होने पर फोकस दूरी का मान भी कम होगा। यदि हम पतला लेंस लेते हैं तो पतले लेंस के लिए R1 और R2 दोनों वक्रताओं त्रिज्याओं का मान अधिक होता है, क्योंकि अगर लेंस पतला होगा तो उसका कर्वेचर यदि हम देखें उससे हम यदि कोई गोले का निर्माण करना चाहे तो बहुत बड़ा गोला बनेगा और बड़ा गोला बनेगा तो उसकी त्रिज्या भी अधिक होगी। तो पतले लेंस की त्रिज्या अधिक होती है और यदि हम मोटा लेंस देखें तो मोटे लेंस की त्रिज्या कम होती है।
तो यदि हम सेम पदार्थ का सेम लेंस बना रहे हैं, चाहे अवतल या उत्तल, और एक लेंस पतला लिया और एक लेंस मोटा लिया, तो जो पतला लेंस होगा उसकी फोकस दूरी अधिक होगी और जो मोटा लेंस का निर्माण होगा उस मोटे लेंस की फोकस दूरी कम होगी। अब इसी में हम कुछ विशेष स्थिति देखें, जैसे कि उभय उत्तल लेंस के लिए हम यदि लें जहाँ पर दोनों ही वक्रीय पृष्ठों की त्रिज्या बराबर हो, यानी कि R1 बराबर R2 बराबर R हो। अभी हमने उभय उत्तल लेंस के लिए जो फॉर्मूला देखा उसके अनुसार 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर 1/R1 प्लस 1/R2 था। अब यहाँ पे R1 और R2 को R के बराबर रख देते हैं तो हमें फॉर्मूला मिलेगा 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/R प्लस 1/R। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/R। तो फाइनली जो फॉर्मूला होगा वो 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 2/R। यदि हम f का मान देखें तो f बराबर होगा R/2 म्यू माइनस 1। और हम जानते हैं कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है, तो यहाँ पर हम लोग म्यू बराबर 1.5 लिखें तो f बराबर हो जाएगा R/2 ब्रैकेट के अंदर 1.5 माइनस 1, और इसको सॉल्व करें हम तो ये हो जाएगा R/2 इंटू 0.5, और सॉल्व करने पर हमें यहाँ पर मिलेगा f बराबर R। मतलब उभय उत्तल लेंस जिसके दोनों ही वक्रीय पृष्ठों की त्रिज्या समान हो उसकी फोकस दूरी उसकी त्रिज्या के बराबर होती है। इसी प्रकार यदि हम उभय अवतल लेंस लें, उसके भी दोनों पृष्ठों की त्रिज्या बराबर लें, तो सॉल्व करने पर हमको वही मान मिलेगा क्योंकि फॉर्मूला तो वही था, बस साइन यहाँ पर माइनस का आ जाएगा क्योंकि जो फॉर्मूला हमने लिया था वो है 1/f इक्वल टू माइनस म्यू माइनस 1 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ पूरा हल सेम वैसे ही होगा, R1 और R2 के स्थान पर हम R रखेंगे तो सॉल्व करने पर हमें f इक्वल टू माइनस R मिलेगा। वैसे भी हम जानते हैं उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक, तो यहाँ पर उत्तल लेंस के लिए f बराबर R मिल रहा था और अवतल लेंस के लिए हमको f बराबर माइनस R मिल रहा है। मतलब इस बाई कॉन्वेक्स और बाई कॉन्केव लेंस के लिए यदि दोनों वक्रीय पृष्ठों की त्रिज्या समान होती है उस कंडीशन में उनकी फोकस दूरी उसके त्रिज्या के बराबर होती है। अब यदि हम समतला उत्तल लेंस या समतला अवतल लेंस लें, मतलब जिसका एक पृष्ठ समतल हो और दूसरा पृष्ठ उत्तल या अवतल हो, उस कंडीशन में फॉर्मूला कैसे बनेगा? हम जानते हैं कि समतला उत्तल लेंस में एक पृष्ठ समतल होता है तो जो समतल पृष्ठ है उसकी त्रिज्या अनंत होगी और जो दूसरा पृष्ठ है उसकी त्रिज्या हम लोग माना R ले रहे हैं। तो यदि समतला उत्तल होगा तो यहाँ पे पहला पृष्ठ समतल होगा तो R1 बराबर इन्फिनिटी लिखेंगे और R2 बराबर ये दूसरा पृष्ठ R2 है तो इसकी त्रिज्या इस साइड होगी तो इसको माइनस R हम लिखेंगे। यहाँ पर चिन्ह परिपाटी का हमने इस्तेमाल किया है। हमने पहला पृष्ठ समतल लिया था और दूसरा पृष्ठ उत्तल लिया। यदि हम पहला पृष्ठ उत्तल लेंगे दूसरा पृष्ठ समतल लेंगे तो भी हमको डेरिवेशन यही प्राप्त होगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने पहला पृष्ठ और क्या लिया दूसरा क्या लिया है, ठीक है। बस उसमें से एक पृष्ठ समतल होना चाहिए और दूसरा पृष्ठ उत्तल होना चाहिए। उस कंडीशन में यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर 1/इन्फिनिटी माइनस 1/-R। अब 1/इन्फिनिटी हो जाता है 0 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो यहाँ पर बनेगा 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/R। अब यहाँ पर हम f का मान निकालेंगे तो f बराबर होगा R/म्यू माइनस 1। अब म्यू का मान हम 1.5 लिख देते हैं और ये इसको सॉल्व करने पर f बराबर R/0.5 मिलेगा और इसको सॉल्व किए तो f बराबर होगा 2R। यानी कि समतला उत्तल लेंस यदि हम लेते हैं तो उसकी फोकस दूरी उसकी त्रिज्या की दुगनी होती है। इसी प्रकार यदि हम समतला अवतल लेंस लें, इसका एक पृष्ठ समतल है दूसरा पृष्ठ अवतल है, तो ये जो समतल पृष्ठ है उसकी त्रिज्या तो अनंत होगी और जो अवतल पृष्ठ है उसकी त्रिज्या उस साइड होगी, यानी कि उसको हम धनात्मक R लेंगे।
अगर ये पृष्ठ रिवर्स भी होते, पहला पृष्ठ अवतल दूसरा पृष्ठ समतल होता, तो भी उसका रिजल्ट यही मिलता जो अभी हमको मिलने वाला है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा म्यू माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस 1/r, और 1/f बराबर मिलेगा म्यू माइनस 1 अपॉन माइनस आर, या 1 अपॉन इन्फिनिटी बराबर 0 हो जाएगा, तो ये माइनस साइन के साथ मिलेगा। तो f बराबर हो जाएगा माइनस आर अपॉन म्यू माइनस 1, या म्यू का मान 1.5 रखेंगे और सॉल्व करेंगे, सेम वैसे ही सॉल्व करें जैसे समतला उत्तल के लिए किए थे। तो यहाँ पर भी f बराबर मिलेगा -2r, यानी कि समतला अवतल लेंस लें चाहे समतला उत्तल लेंस लें, दोनों ही कंडीशन में अगर वक्रता त्रिज्या एक पृष्ठ की r है, एक तो अनंत होगा, तो उसकी फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की दुगनी होगी।
हाँ अब लगाना। बस ठीक है, हो गया। ओके डॉक्टर।